मित्रों, हिंदी साहित्य का वृहद संसार जिसमें कविता, कहानी, जीवन को समझने के बहुत सारे सूत्र इसमें मौजूद है। हम कैसे हमारी परीक्षाएं और जीवन की परीक्षाओं को पास करने में इन रचनाकारों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हिंदी के महत्वपूर्ण कवि कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 को और 15 नवंबर 2017 को उनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म फैज़ाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। ये नई कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि रहे। अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक 1959 के प्रमुख कवियों में से इनका स्थान आता है। और 2009 में इनको वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ इन्हें प्रदान किया गया। और कुंवर नारायण की रचनाशीलता साहित्य, इतिहास और मिथक की दुनिया में प्रवेश करने वाले कवि हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखते हैं ना, हम कैसे इतिहास में जाते हैं, मिथक में जाते हैं, वो वैसे ही कुंवर नारायण भी अपनी कविताएं मिथकों को आधार बना करके लिखते हैं, चाहे आत्मजयी हो, चाहे बाकी सारे उनकी कविता संग्रह हो। थोड़ी कविताएं में जटिल लग सकती है, लेकिन उनको समझना नामुमकिन नहीं है। कहानी, लेख भी लिखा और सिनेमा पर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। फिल्मों का इन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान था, रंगमंच का काफ़ी ज्ञान था। तो इस लिहाज से इन्होंने पश्चिमी साहित्य का काफ़ी ज्ञान था। तो इन सारी चीज़ों पर इन्होंने अपना हाथ आजमाया और हर विषय पर लगातार लिखते रहे, अपना काम करते रहे। उसके बाद इनका क्या महत्व है, इनकी कविताओं में इन्होंने विज्ञान विषय से इन्होंने इंटर पास किया था और विद्यार्थी बने। और 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया इन्होंने। फिर उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी और 1976 में सैगोतर तक के उप पीठाध्यक्ष रहे और 75 से 78 तक अज्ञे द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। पहले माँ और फिर बहन की असामयिक मौत ने उनकी अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया, पर टूट कर भी जुड़ जाना उन्होंने सीख लिया। और प्रत्यक्ष रूप से उनका कार का व्यवसाय था, पर इसके साथ उन्होंने साहित्य की दुनिया में भी काम करना शुरू किया। देखिए, उनका एक पैतृक मतलब पारिवारिक जो व्यवसाय था, कार का व्यवसाय, इनके परिवार के लोग क्या करते थे, लेकिन ये साहित्य की दुनिया के भी बड़े महारथी निकले। तो शायद दोनों काम करते रहे। इसके पीछे कारण गिनाते हैं कि वे साहित्य का धंधा न करना पड़े, इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा उन्होंने। मतलब उन्होंने साहित्य की दुनिया में आकर के ये नहीं कि लोगों के सामने भीख मांगना पड़े, पैसा चाहिए मेरे को, क्योंकि जीवन जीने के लिए आज जो बेसिक चीज़ें वो भी तो ज़रूरी है ना। तो कुंवर नारायण जी ने अपना जो कार का पारिवारिक बिजनेस था वो बिजनेस करते रहे, उससे उनका धन मतलब इनकम होती रही और अपना साहित्य का लेखन पढ़ना लिखना पढ़ना भी करते रहे। ये भी एक अच्छा रास्ता है, क्योंकि या तो आप नौकरी करो, वहाँ से पैसा कमाना ही है, आपको बिजनेस करेंगे तो भी पैसा कमाना ही है। क्योंकि जीवन जीने के लिए कम से कम आर्थिक आधार तो होना ही चाहिए ना हमारे पास। हम बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े कलाकार बन जाएं, लेकिन अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। और फिर हम जीवन में कहते हैं ऐसे कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ, भुवनेश्वर के बारे में सोचिए कि मतलब न जाने कहाँ पागल होकर के मर गए हो। मजाज को देखिए, बड़े शायर थे, लेकिन इश्क में उन्हें धोखा मिला और बाद में वो पागल खाने में चले गए और वहीं उनकी मृत्यु होती है। तो साहित्यकार, साहित्य लिखना सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी का जो एक आधार है वो भी ज़रूरी है। और उसे हम कैसे महत्वपूर्ण कर सकते हैं, ये हम कुंवर नारायण के जीवन से भी सीख सकते हैं। एमए करने के ठीक 5 वर्ष बाद 1956 से 29 वर्ष की आयु में उनका प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हो गया था। देखिए, बहुत ही कम उम्र में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। और सबसे अच्छी बात है कुंवर नारायण की कि प्रयोग धर्मिता के कारण वो काम करते रहे, फिर अज्ञे के संपर्क में रहे, तो उनसे बहुत कुछ सीखते रहे। 1959 में उनकी कविताओं को केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय दे नारायण शाही के साथ तीसरा सप्तक में शामिल किया अज्ञे ने, बता ही दिया मैंने। फिर उनका बहुत नाम हुआ, उन्हें बहुत ख्याति मिली। और फिर 65 में आत्मजयी जैसा उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा। जैसे कामायनी लिखा ना प्रसाद ने, वैसे ये भी एक प्रबंध काव्य है, आत्मजयी। फिर कहानियाँ भी लिखी इन्होंने, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कहीं दूसरा नहीं, इन दिनों, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, वाजरवा के बहाने उनकी तमाम कृतियाँ हैं। फिर उन्होंने संपादन भी किया, समालोचना भी किया। मैंने कहा ना कि हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस लिहाज से कुंवर नारायण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने हिंदी के पाठकों
को सच में जो मतलब कहते हैं ना गंभीर कविता, कैसे कविता के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है, उसको महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, उस चीज़ को लेकर उन्होंने काम किया। उनका जो प्रबंध काव्य आत्मजयी, इसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या की कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ हमारे सामने रखा है। ये शायद इसका कारण यही रहा होगा उनकी माँ की मृत्यु होना और बहन की मृत्यु होना, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट इंसान के होते हैं ना, तो इंसान के वो अंदर तक चले जाते हैं, तो फिर वो सारी अगर वो कलाकार है तो उसको उस रूप में प्रेजेंट करेगा वो। और हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं और जिस प्रकार की जो हमारे सामने परिस्थितियाँ आती है, कहीं ना कहीं वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने का काम भी करती है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्यु वित्वा तदाम यथार्थ में तुम्हें मृत्यु को देता हूँ को शिरोधार्य करके यम के द्वार पर चला जाता है। यहाँ पर वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर से लौटने की प्रतीक्षा करता है। इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता इसमें से पहला वरदान ये मांगता है कि उसके पिता वाजश्रवा का क्रोध समाप्त हो जाए। नचिकेता के इसी कथन के आधार पर कुंवर नारायण की कृति 2008 में आई वाजश्रवा के बहाने, इसमें उन्होंने पिता वाजश्रवा के मन में जो उद्वेलन चलता रहा उसे अत्यधिक सात्विक शब्दावली में अभिव्यक्त किया है। और ये कृति सच में बहुत महत्वपूर्ण कृति है। कुंवर नारायण ने मृत्यु जैसे विषय का निर्वाचन किया, वहीं इनके ठीक विपरीत वाजश्रवा के बहाने कृति अपने विधायक संवेदना के साथ जीवन के आलोक को रेखांकित करती है। तो उनके जीवन से मृत्यु को कैसे देखना है और मृत्यु से जीवन को कैसे देखना है, ये दोनों ही रास्तों पर चलते हुए कुंवर नारायण अपनी बात को कहते हैं। तो कुंवर नारायण का कविता संग्रह आता है 1956 में पहला चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक में 1959 में परिवेश हम तुम, 61 में आमने सामने, 79 में कोई दूसरा नहीं, 93 में इन दिनों, 2002 में हाशिए के बहाने, 2009 में कविता के बहाने, 1993 में खंड काव्य आत्मजय के बाद थी 1965 में आई थी। वाजश्रवा के बहाने 2008 में आता है। कहानी संग्रह आकारों के आसपास 93 में आया था। समीक्षा आज और आज से पहले 98 में, मेरे साक्षात्कार 99, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003। उसके बाद इनकी कविताओं को संकलन भी हुआ, संपादन भी हुआ, बहुत सारे लोग उन पर लिखा, आलोचना लिखते रहे, लगातार उनका काम सब कुछ चलता रहा। इन्हें 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और फिर राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण से शायद सम्मानित किया गया। तो इनको भारत सरकार ने भी इनको अवार्ड दिया। फिर साहित्य अकादमी का व्यास सम्मान, कुमार आशान प्रेमचंद राष्ट्रीय कबीर सम्मान, शलाका आदि दिया। मेडल ऑफ वार्सा यूनिवर्सिटी पोलैंड ने इनको सम्मानित किया। रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेमिया सम्मान इनको दिया गया। भारत सरकार ने, मैंने कहा ना कि उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया, तो उसमें राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों इन्होंने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने, मैंने कहा ना, मिथक की यात्रा करने वाला कवि है। तो कुंवर नारायण को हमें जरूर पढ़ा जाना चाहिए। कुंवर नारायण को पढ़ेंगे तो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जीवन, कल्पना, साहित्य और उन सारी चीज़ों में कैसे हम एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। नेट की परीक्षा में भी और आपकी बाकी परीक्षाओं में भी इनके ऊपर शायद सवाल आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हैं और ख़ासतौर से कविता और जीवन के बीच एक कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, उस लिहाज से भी कुंवर नारायण बहुत महत्वपूर्ण कवि है। और कुंवर नारायण की कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें सच में इस बात का एहसास होता है कि कुंवर नारायण कैसे बड़ी सरल भाषा में महत्वपूर्ण कविताएं लिख ले जाते हैं। क्योंकि एक कवि के रूप में कुंवर नारायण हमें जिन चीज़ों से जोड़ते हैं या जिन चीज़ों से हमें अवगत करवाते हैं, उसमें उनका बहुत सारा संपर्क भी है, बहुत सारा संदर्भ भी है। और हम उनको पढ़ते हुए, उनको समझते हुए निश्चित रूप से इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में उनका क्या स्थान है और हिंदी जगत में उन्हें वो ख्याति मिली जिसके वो हकदार थे वाकई। और एक कवि के रूप में और कहानी के एक बिजनेसमैन के रूप में भी उन्होंने अपना पूरा काम किया। एक छोटी सी कविता है, संभावनाएं। लगभग मान ही चुका था मैं मृत्यु के अंतिम तर्क को कि तुम आए, और कुछ इस तरह रखा फैला कर जीवन के जादू का भोला सा इंद्रजाल कि लगा यह प्रस्ताव ज़रूर सफल होगा। गलतियां ही गलतियां थी उसमें,
हिसाब किताब की, फिर भी लगा गलतियां हैं उसमें अनेक संभावनाओं की। बस हाथ भर की दूरी पर है वह जिसे पाना है, गलती उसी दूरी को समझने में थी, गलती उसी दूरी को समझने में थी। अब इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है ये आपको थोड़ा धीरे से समझना पड़ेगा, लेकिन संभावनाएं किस प्रकार से जीवन के उस वैविध्य को, जीवन की उस विशिष्टता को हमारे सामने रखती है और जीवन के स्थापत्य को, जीवन के सौंदर्य को रचती है, हम निश्चित रूप से कुंवर नारायण की दुनिया की यात्रा करते हुए उस संसार को समझ सकते हैं। और कुंवर नारायण नाम भी कितना अद्भुत है, जिसके अंदर नारायण भी समाहित है और कविता भी समाहित है, साहित्य भी समाहित है, जीवन भी समाहित है। तो कुंवर नारायण से हम जीवन की मतलब खुशी, पॉजिटिविटी और उत्साहवर्धनता के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए और खुश रहिए। हैव ए ग्रेट डे।